पढ़ रहे थे, या प्रकाश वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी प्रकाश के बारे में अपन जो पढ़ रहे थे, प्रकाश के बारे में अपन ने कई चीज़ें जान ली थी लेसन में, और अपन ने परावर्तन तक अपन करते हुए आज आगे थे। आज अपन ये देखेंगे परावर्तन के कितने प्रकार हैं, ये दर्पण में कैसे परावर्तन होता है और लेंसों में कैसे परावर्तन होता है, उसके बारे में आज अपन जानकारी हासिल करेंगे। तो अपन परावर्तन का टॉपिक पढ़ लिया था, परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन के नियम क्या है, इनके बारे में पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे परावर्तन कितने प्रकार का होता है, यानी परावर्तन के प्रकार। आज क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार दो, जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है, और वह तल के आधार पर अपन गिनते हैं। पहला जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन कहते हैं उसको, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, इस नियमित परावर्तन के अंदर क्या होता है? तल समतल होता है, यानी नियमित परावर्तन का मतलब होता है समतल तल। समतल मतलब तल होना क्या होना चाहिए? समान, यानी समान तल पर, एक जैसे तल पर, है ना, यानी ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, है ना। समान तल पर जब प्रकाश की समांतर किरणें गिरती एक ही दिशा में वापस लौट जाती हैं, यानी नियमित परावर्तन में क्या होगा? समतल पर, किस पे? समतल पार्श्व पे, या तल होगा वो समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, पर उस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें गिरती हैं तो वो एक ही दिशा में वापस चली जाती हैं। इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। प्रकाश का, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का नियमित परावर्तन। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि सभी दिशाओं में प्रकाश का क्या हो जाता है? विसरण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सभी भी क्षेत्र में उजाला हो जाता है। अब दूसरा जो परावर्तन होता है वो होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, या उसको कहते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन में क्या होता है? ध्यान रखना, तल क्या होगा? ऊबड़ खाबड़ होगा, और इसमें जब प्रकाश की किरणें गिरेगी तो वह असमान रूप से क्या हो जाएगी? यानी असमान रूप से या विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है। सीधा सा पकड़ क्या है? प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती हैं, वो होता है विसरित परावर्तन। और इसका समतल क्या होता है? खुरदरा होता है, खुरदरा समतल होता है, खुरदरा तल होता है। इसका तल कैसा होता है? खुरदरा होता है। जैसे कि अपन ले ले पत्थर का तल, यानी पत्थर ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, वैसा तल होगा। उसमें जब प्रकाश की किरणें गिरेगी तो वह क्या होगी? विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है परावर्तन के बाद, उसको अपन कहेंगे अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। इसका क्या लाभ? इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जहां अंधेरा वाला भाग है वहां पे क्या हो जाए? वो भाग प्रकाशित हो जाता है। जैसे ये वाला भाग है, यहाँ पर कोई किरण ऐसे गिरेगी तो वो ऐसे फैल जाएगी, मतलब यहाँ अंधेरा वाला भाग था, ये अंधेरा वाला भाग था, इस पे क्या हो गया? प्रकाशित हो गया। इसका यही लाभ है कि जो अंधेरा होता है भाग में, उस भाग में क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है कि समान तल पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं, वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती हैं या उसी दिशा में विसरित हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश संपूर्ण रूप से उस दिशा में क्या हो जाता है? फैल जाता है। उसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है? अनियमित परावर्तन के अंदर क्या होता है? खुरदरा तल होता है, और खुरदरे तल के अंदर जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं या प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात में भिन्न भिन्न दिशाओं में या विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं या विसरित हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है? अंधेरा वाला भाग होता है वो भी प्रकाशित हो जाता है। तो परावर्तन के दो प्रकार पढ़ लिए। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। देखो, परावर्तन से कुछ परीक्षा में सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। कई बार पूछा जाता है कि भाई आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आकाश का रंग नीला क्यों होता है, यह पूछा जाता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो समझना, ये जब ऑप्शन में आपके आता है, ये कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है, ऑप्शन में आकाश का रंग नीला क्या होता है, आपको दे दिया जाता है परावर्तन की घटना के कारण, आपको दूसरा दे दिया प्रकीर्णन की घटना के कारण। ऐसे अलग अलग दे दिया जाए तो उसमें प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होना। प्रकीर्णन का मतलब क्या? जब कणों से टकराकर प्रकाश फैल जाता है, तो इस घटना क्या देखना? प्रकीर्णन क्या होता है? परिकर्णन क्या होता है? परिकर्णन क्या होता है? कणों से जब प्रकाश टकराता है
टकराता है तो फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। जब प्रकाश फैल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? विकिरण की घटना कहते हैं। प्रकाश के किसी भी माध्यम में या किसी भी कण से टकराने के बाद यदि प्रकाश फैल जाता है, विसरित हो जाता है, तो इस प्रकार की घटना को कहा जाता है विकिरण। तो विकिरण की घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आप अगर आपको रिटर्न में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? रिटर्न में लिखना हो तो ऐसी बात होगी कि आकाश का रंग नीला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल के कारण वायुमंडल के कारण वायुमंडल में उपस्थित गैसों के कणों से जब प्रकाश टकराता है, जब गैसों के कणों से प्रकाश टकराता है तो नीले रंग का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता, या नीले रंग सबसे अधिक विसरित हो जाता है। नीले रंग क्या हो जाता है? नीला रंग सबसे ज्यादा विसरित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये बहुत फैल जाता है, जिसके कारण अपन को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। अब होता है दूसरा क्वेश्चन, ये वायुमंडल के कारण, क्योंकि वायुमंडल में क्या है? गैसों के कण है, अतः प्रकाश को टकराने के लिए कोई ना कोई चीज उपलब्ध है, इसीलिए क्या हुआ? प्रकीर्णन हुआ रंग का। किसका हुआ? रंग का। अब अपन एक और प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को, किसको? अंतरिक्ष यात्री को। एक प्रश्न पूछा जाता परीक्षा में सामान्यतः अंतरिक्ष यात्री को अपन को तो आकाश नीला दिखाई दे रहा है क्योंकि वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर गैसों के कण है, उससे प्रकाश टकराएगा, नीले रंग का क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा, नीला रंग अधिक विस्तृत हो जाएगा, जिसके कारण अपन को तो आकाश कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। लेकिन अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है? ध्यान देना, अंतरिक्ष के अंदर पहली बात, अंतरिक्ष के अंदर कोई वायुमंडल नहीं होता है। अंतरिक्ष के अंदर कोई वायुमंडल नहीं होगा, अतः प्रकाश को टकराने के लिए क्या होगा? प्रकाश को टकराने के लिए कोई कण उपलब्ध नहीं है। जब प्रकाश टकराएगा ही नहीं, जब प्रकाश किसी से टकराएगा नहीं तो उसका प्रकीर्णन भी नहीं होगा। जब प्रकीर्णन होगा ही नहीं तो प्रकाश ऐसे के ऐसे ही गुजर जाएगा। मैंने क्या कहा था कि जब प्रकाश गुजर जाता है या प्रकाश अधिकतम मात्रा में या संपूर्ण मात्रा में अवशोषित कर लिया जाता है किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी पदार्थ द्वारा, तो क्या होता है? किसी भी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, पूरा प्रकाश जब अवशोषण किया जाता है तो वो वस्तु कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। इसी कारण क्या वहां वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां कोई प्रकीर्णन की प्रक्रिया नहीं होगी, कोई प्रकीर्णन की प्रक्रिया नहीं होगी, जिसके कारण क्या? अंतरिक्ष काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। तो आप परीक्षा में कैसे लिखोगे कि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकीर्णन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, इस कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अब कुछ बात कर लेते हैं और ये तो वह कुछ परावर्तन की घटना के बारे में। अब अपन आज अपन क्या करते हैं? कुछ दर्पणों के बारे में पढ़ लेते हैं। दर्पण के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। दर्पण के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है तो समझना, ये दर्पण कांच का टुकड़ा होता है। किसका टुकड़ा होता है? कांच का टुकड़ा होता है दर्पण, जिसके किसी एक भाग, जैसे ये ले लिया मैंने कांच का, इसके किसी एक भाग पर पॉलिश हुई होती है। ये लो, एक भाग पर अपन ने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। अब कोई पूछेगा गुरुजी ये पॉलिश किसकी होती है? तो ये पॉलिश होती है निकल की। किसकी होती है? निकल की। ये पॉलिश होती है निकल की या चांदी की। ये पॉलिश किसकी करती है? या तो निकल की करते हैं या किसकी करते हैं? चांदी की करते हैं। तो ये वाला भाग होगा, ये वाला भाग जिसको अपन लेप देते हैं या पॉलिश कर देते हैं, और इसके जो दूसरा वाला भाग होता है इसको कहते हैं परावर्तक तल। इसको क्या कहेंगे? परावर्तक तल। ठीक है। अब देखो
ये कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसके किसी एक भाग पर पॉलिश होती है उसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के दर्पण हो गए तुम्हारे 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, एक तो सीधा होगा जिसपे एक तरफ पॉलिश की होगी, और एक ऐसा गोलीय होगा जिसके एक भाग पर क्या हुई? पॉलिश। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? तो गोलीय दर्पण भी होते हैं 2 प्रकार के। समतल दर्पण के कोई प्रकार नहीं होते, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। इनके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तल क्या होता है, अवतल क्या होता है, गोलीय क्या होता है। ठीक है। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जो क्या है? सपाट। सपाट का मतलब एक सीधा हो, कोई कर्व नहीं हो, उस पर कोई मोड़ ना हो। ठीक है, ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। तो आज अपन बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। आज अपन बात करते हैं समतल दर्पण। और यहाँ कोई वस्तु, यहाँ जैसे यहाँ से मैंने कोई बैटरी रखी, इसका नाम देता हूँ पी। ये कोई प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश स्रोत है पी। इससे प्रकाश की किरण आई यहाँ। ठीक है, यहाँ मैं मान लेता हूँ कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, ये व्यक्ति की आंख हो गई, ये व्यक्ति इसको देख रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, यहाँ टकरा गई, वो पे वापस लौट गई इसके पास। ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे ओ डैश पे टकराई और ये लौट गई इसके पास। ठीक है, इसके पास ऐसे लौट जाएगी, मैं ऐसे लौटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति है, ये इसको देख रहा है और ये वापस लौट गई। अब ये ऑब्जेक्ट, ये जितनी दूरी है उतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब नीचे की तरफ पड़ेगा, अपन को नीचे भी दिखता है, ये पीडीएस। अब देखो, यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है इसको, किरण तो यहां से आई, लेकिन कांच में जब वो देखेगा, यानी ये मिरर है, ध्यान रखना ये मिरर है, इस तरफ पॉलिश हुई हुई होती है, इधर से किरण आई, टकरा के वापस लौट गई। लेकिन जब व्यक्ति यहां से देखेगा तो ये किरण कहां से आती हुई दिखाई देगी? इस जगह से आती हुई देखी, यानी पी डैश से आपको आती हुई ये दिखाई देगी। इसका मतलब क्या? किरण वास्तव में आ तो कहां से रही? पी से आ रही। वास्तविक तो किरण कहां से आ रही? पी से आ रही, लेकिन दिख कहां से रही? पी डैश से। दिख कहां से रही? पी डैश से। आ कहां से रही? पी से। दिख कहां से रही? पी डैश से। इसका मतलब क्या हुआ? इसको व्यक्ति को आभास हो रहा, हकीकत नहीं, वास्तविक नहीं। क्या हो रहा? व्यक्ति को क्या हो रहा? आभास हो रहा। ये किरण वास्तव में आ नहीं रही, ये किरण इधर है, इससे किरण जब यहां से आती हुई इसको प्रतीत हो रही, या इसको कुछ आभास हो रहा है, इसीलिए जो इसका फोटो दिख रहा है इसको, वो यहां से दिख रहा है कि भाई यहां से आ रही है किरण, कांच के अंदर से दिख रहा, लेकिन कांच के अंदर से किरण नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो उसको प्रतिबिंब, यह कहते हैं बिंब। जो बिंब होता है या जो प्रतिबिंब होता है ना, जो उसका फोटो बन रहा है अंदर, वो क्या होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। ठीक, आगे समझा। इसी कारण आभासी क्यों हुआ प्रतिबिंब, उसका रीजन मिल गया। अब पढ़ लेते हैं समतल दर्पण के क्या क्या रीजन है। 2-4 रीजन है, वो पढ़ लेते हैं कि भाई समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता। ठीक है, देखो, ठीक है, देखो समतल। अब समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, कैसे क्या कारण होंगे, उनके बारे में। जैसे कि ये समतल दर्पण था, ठीक है, आपके घर पे लगा हुआ होता है उसको समतल। आपने नाई की दुकान पे देखा होगा, घर पे देखा होगा, कांच है, कांच सीधा होता है, वो एकदम समतल दर्पण ही कहलाता है। सीधा कांच जिसके एक तरफ पॉलिश हो, वो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। अब जैसे यहां से कोई प्रकाश की, जैसे यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप ये खड़े हुए हो और यहाँ पे आपकी फोटो बन गई है, ठीक है, ये आपकी फोटो बन गई, ठीक है। अब देखो, आप जिस इस पे फोटो दिख रहे हो, पहली बात, ठीक है, आप इस पे फोटो दिख रहे हो, पहली कारण आपका जो प्रतिबिंब है, यानी आपकी फोटो। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? आपकी फोटो।
आपकी फोटो कहाँ दिखेगी? आपको अंदर दिखेगी, आपकी फोटो आपको अंदर दिखेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या, आप अंदर है क्या? नहीं है ना, लेकिन आपको अंदर दिख रही है। इसका मतलब क्या, आपको आभास हो रहा है कि वो ऐसा आदमी अंदर है। इसका मतलब आपका प्रतिबिंब, पहला बात आभासी, पहली बात आभासी। दूसरा कि आप देख रहे हो, लेकिन क्या आपकी गर्दन ऊपर के ऊपर है? बिल्कुल है। टांगे नीचे थी, नीचे ही है। कोई चेंज आया, खड़े रहे, उल्टा तो नहीं हुआ। इसका मतलब आप एकदम सीधे दिख रहे हो उसके अंदर। कैसा दिख रहे हो? सीधे। लेकिन जब आप कांच के सामने खड़े होगे तो दायां हाथ बायां हो जाएगा, और बायां हाथ क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। किसमें? समतल दर्पण। यानी ये वाला हाथ इधर आ जाएगा, ये वाला हाथ किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं, इस प्रक्रिया को जब लेफ्ट राइट हो जाता है, जब राइट लेफ्ट हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं पार्श्वीय परिवर्तन। क्या कहते हैं इसको? पार्श्वीय परिवर्तन। तो क्या हो जाता है? पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। यानी लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। ये कारण ध्यान रखना, ठीक है। आइए समझ में रिजल्ट। दूसरी बात, समतल दर्पण के क्या लाभ है साहब? समतल दर्पण में आप आगे जितनी दूरी पे खड़े होंगे उतना ही प्रतिबिंब पीछे बड़ा हुआ दिखाई देगा आपको। यानी कि दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब की मतलब जो वस्तु खड़ी, चाहे आप हो, आपकी दूरी बिंब, दर्पण से बिंब व प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। आगे से, यानी कि जितनी दूरी पे बिंब खड़ा होगा उतनी दूरी पर आपको क्या नजर आएगा? प्रतिबिंब नजर आएगा, ठीक है। जितनी दूरी पर बिंब था उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या, इसका एक रीजन है। ये जब आप यहां देखोगे तो इसमें यह प्रतीत होता है, ठीक है। ये हो गया पहला काम, पार्श्व परिवर्तन। दूसरा काम आभासी। तीसरा काम सीधा। और दर्पण में जितना जितना बिंब बनेगा उतना ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और जितनी दूरी पर बिंब होगा उतनी दूरी पे क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। यह हुआ इसकी विशेषताएं, ठीक है। किसकी? समतल दर्पण की, ठीक है। याद रख लो, समतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। कैसा बनता है? सीधा। और क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन। और जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी दूरी पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यह विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है, आभासी होते हैं। तो आज के लिए समतल दर्पण, कल अपन पढ़ेंगे क्या? गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे कल? गोलीय दर्पण, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। अगला काम अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक।